हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी साइंस की ऑनलाइन क्लास है और हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या फसल उत्पादन एवं प्रबंध का रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ी, जिसमें कि हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिया है। पहला था मिट्टी को तैयार करना, फिर बीज का चयन और बुआई, और तीसरा था मैन्योरिंग यानी कि खाद और उर्वरक। अच्छा, हम फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जो कि है इरिगेशन। इरिगेशन को हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं। तो ये एक ऑब्वियस बात है कि पानी जो है वो हर एक क्रिएचर के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए पानी का जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर जितना अमाउंट में पानी चाहिए प्लांट को वो नहीं रहेगा तो प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा। प्लांट्स अपनी जड़ों के थ्रू यानी रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही साथ इसके खनिज तत्व या जो उर्वरक होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। प्लांट्स में लगभग 90% वाटर होता है। पानी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि बीज का अंकुरण नहीं होगा अगर कंडीशन ड्राई है, शुष्क कंडीशन है, तो बीज में जो अंकुर निकलता है वो नहीं निकलेगा। इसलिए जितना ज़रूरी है उतनी मात्रा में जल का होना, पानी का प्रेजेंट होना आवश्यक है। दुनिया में ऐसी कई जगह है जहाँ पे कि इनफ रेनफॉल नहीं होती है, तो वहाँ के क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं मिल पाता है। कई ऐसी जगह है जहाँ की एवरेज रेनफॉल तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्रॉप्स को इनफ रेन नहीं मिल पाती है। ऐसे जगहों पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि अलग तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से पौधों को पानी दिया जाए। तो इरिगेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स व्हेन नीडेड। यानी कि इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है, वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें कि एक निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ज़रूरी होता है। मतलब इस प्रोसेस में हम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे प्लांट्स को या क्रॉप्स को पानी देते हैं। अब जो ड्यूरेशन है कि कितने देर तक पानी पहुंचाना है, यानी कि अगर समय की बात करें तो सिंचाई का जो समय होता है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहां क्रॉप्स तक पहुंचेगा, ये अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की मौसम है, किस तरह का मौसम है, इन सारी चीज़ों पे। अगर मौसम गर्मी का है तो सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, पानी ज़्यादा पहुंचाना पड़ता है कंपेयर्ड टू कि अगर मौसम कैसा है, ठंडी का है। क्यों? क्योंकि गर्मी में इवेपोरेशन होता है, जो प्लांट की लीव्स है उससे भी पानी बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो मिट्टी का सरफेस है उससे भी पानी उड़ता है, ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड से लेकर के सॉलिड गैसियस जो एक्सचेंज है, इवेपोरेशन। तो इन वजह से इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर एग्जाम्पल लें राइस क्रॉप का, तो राइस प्लांट्स जो होते हैं उनको स्टैंडिंग वाटर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब पानी लगा रहता है खेत में काफ़ी ज़्यादा और उसमें उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि उनको एक लगातार सिंचाई की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूअस इरिगेशन की ज़रूरत होती है। और अगर बात करें वीट की, तो वीट को पानी देना जो है, सिंचाई जो है, वो टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेज पे देना पड़ता है। जैसे कि जैसे उसमें ब्रांच निकलता है उस टाइम पे, फिर फ्लावर्स निकलते हैं उस टाइम पे, और फिर बाद में जब उसमें ग्रेन्स निकलते हैं यानी कि वो बन जाता है दाना, उसमें से जो फसल है वो निकल जाती है, उस टाइम पे। सिंचाई जो है वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम अपने देश की बात करें तो, क्योंकि पानी हर जगह फ्रीली अवेलेबल नहीं है किसानों के लिए। इंडिया में लगभग एक तिहाई जितनी भी कल्टिवेबल लैंड है, जितनी भी कृषि के योग्य भूमि है, उसका लगभग एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसका कि इरिगेशन हो पाता है, सिंचाई हो पाती है। और बाकी सारी जो ज़मीन है वो रेन पे डिपेंड करती है कि बारिश के पानी, जब जब बारिश होगी तब उस टाइम पे उसका इरिगेशन या उसकी सिंचाई होगी। जो इरिगेटेड फील्ड्स होती हैं, जिस खेत में इरिगेशन होता है, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज भी होना चाहिए। मतलब वहाँ पे ऐसी मेड़ या नालियाँ बनी होनी चाहिए कि अगर एक्स्ट्रा पानी है वहाँ पे तो वो बाहर निकल जाए, वरना वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी, यानी कि पानी इकट्ठा हो जाएगा उसके ऊपर। ये समस्या जो है वो इसकी वजह से जो प्लांट के रूट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी ऊपर ज़्यादा लगा रहेगा, और इस वजह से क्या होगा, हमारी फसल पर असर पड़ेगा, फसल नुकसान होगी। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे दो तरीके
पहला ट्रेडिशनल मेथड यानी कि परंपरागत मेथड सिंचाई के लिए, और दूसरा मॉडर्न मेथड यानी कि आधुनिक मेथड सिंचाई के लिए। कुआं, झील या फिर नहर में जो भी पानी होता है उसको वहां से लेकर के खेत तक पहुंचाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम से जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पारंपरिक तरीके हैं, उनमें हम पढ़ेंगे स्विंग बास्केट, राहत मेथड या फिर मोट मेथड। स्विंग बास्केट मेथड क्या होता है, इसमें हम बांस के बास्केट बने होते हैं या फिर लेदर के बास्केट बने होते हैं, और उसकी हेल्प से हम पानी को सरफेस से उठा करके इरिगेशन करते हैं। अगला है राहत मेथड। तो राहत मेथड को हम पर्शियन व्हील मेथड भी कहते हैं। इसमें बुलक्स का यानी कि सांड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि वो बुलक्स जो हैं वो सर्कल में घूमते हैं और बीच में व्हील लगा होता है और ड्रम रहता है, जिससे कि वो जब घूमते हैं तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एग्जाम्पल है, डायग्राम है राहत मेथड के लिए, जिसमें कि बुलक्स क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में घूम रहे हैं। फिर इसमें अगला है मोट मेथड, जिसको कि हम रोप और बकेट मेथड भी कहते हैं, रोप एंड बकेट विद पुली सिस्टम। इसमें एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि एक रोप होता है बकेट से अटैच्ड, बाल्टी से अटैच्ड, और उसको पुली के ऊपर लगा रहता है और उसका इस्तेमाल करके कुएं से पानी बाहर निकालते हैं। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कुआं है जिसमें से कि ऊपर देखिए पुली लगा हुआ है और यहाँ पे एक बकेट लगा हुआ है। तो इस पुली को खींच करके पहले बकेट में पानी भरा जाएगा और फिर वापस उसको जो भी मेड़ है या नालियां है उसके थ्रू पानी को खेत में पहुंचाया जाता है। इसको हम मोट मेथड कहते हैं। अब हम मॉडर्न मेथड या आधुनिक मेथड पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसको हिंदी में हम छिड़काव तंत्र कहते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम का जो यूज़ है ऐसी ज़मीन के लिए, ऐसे खेत के लिए किया जाता है जहाँ की जो भूमि है वो असमतल होती है, यानी कि फ्लैट नहीं होती है, बराबर नहीं होती बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे पानी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो उन जगह के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे कि पानी को स्प्रे करके नेचुरल रेनफॉल की तरह ही कॉपी करवाया जाता है। लेकिन यहाँ इन जगहों पे इसका इस्तेमाल उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे कि पानी कम प्रेजेंट होता है। होता क्या है इसमें कि नलों के जो ऊपरी सिरे होते हैं वहां पर एक नोजल लगा होता है, बंद करने वाला एक नोजल। ये पाइप से निश्चित दूरी पर जो मुख्य इन पाइप से जुड़ा होता है एक मेन पाइप होता है, मतलब नॉर्मल पाइप और फिर एक मेन पाइप। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। इस तरीके से मतलब ये जो है वो रेन का ही एक कॉपी मेथड है कि जिस तरीके से बारिश होती है उसी तरीके से पानी को फसल पर स्प्रे किया जाता है। और इसका इस्तेमाल अगर हम कहें तो ये जो छिड़काव है यानी कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये लॉन में या कॉफ़ी की खेती में या अन्य कई तरीके के जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जो इरिगेशन इस मेथड से होता है वो यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ वाटर देता है क्रॉप्स को, यानी कि हर जहाँ जितना भी पौधा लगा हुआ है, जितने भी क्रॉप्स हुए हैं उन सबको एक बराबर अमाउंट में पानी मिलता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र को हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं, हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। तो होता क्या है इसमें कि इस विधि में जल को सीधे प्लांट की जो जड़ें हैं वहां पर गिराया जाता है, तो इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। बूंद बूंद करके पानी इसमें गिरता है। जो फलदार पौधे हैं, बगीचा है, वृक्ष है, इनको पानी देने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है और वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि ये बिल्कुल भी, इस मेथड से जब हम इरिगेशन करते हैं तो बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता है। इसलिए ये जो ऐसी जगह है जहाँ पे कि पानी की कमी होती है उन जगहों के लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है इरिगेशन का, बहुत ही अच्छा तरीका है ये सिंचाई का। ये देख सकते हैं आप ड्रिप इरिगेशन का जो डायग्राम है। ड्रिप इरिगेशन
नोटिस द पाइप्स रनिंग अलॉन्ग द प्लांट्स। प्लांट्स के अलग अलग तरफ में देखिए कि पाइप्स जो है वो लगी हुई हैं और इससे बूंद बूंद करके क्या होता है, जल जो है यानी कि पानी प्लांट्स के रूट्स में पहुंच जाता है। अब अगला जो पॉइंट हम इससे पढ़ेंगे वो है वीडिंग या फिर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। वीडिंग को हम हिंदी में निराई कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स को फसल की सुरक्षा। कई बार क्या होता है कि जो हमारे क्रॉप है उसके साथ ऐसे भी चीज़ें, ऐसे भी प्लांट्स उग जाते हैं जिनका कि हमें कोई यूज़ नहीं है। यानी कि खेत में कई ऐसे पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं फसल के साथ जिनका कि हमारे लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं है। इन नॉट रिक्वायर्ड प्लांट्स को हम खरपतवार कहते हैं या फिर वीड्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इन्हें हटाया जाए और इनको जो हटाने की प्रोसेस होती है उसको हम वीडिंग कहते हैं या फिर निराई कहते हैं। यानी कि खरपतवार को हटाने का जो प्रोसेस है, निकालने का जो प्रोसेस है, उसको निराई कहा जाता है। ये ज़रूरी है क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो पानी, न्यूट्रिएंट, जगह और प्रकाश इन सब पर क्या करते हैं, इन सब को एब्जॉर्ब करते हैं और फसल की प्रॉपर ग्रोथ को रोकते हैं, हिंडर करते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और ये डेंजरस हो सकते हैं, मतलब कि पॉइजनस हो सकते हैं, जैसे कि विषैले मनुष्य और पशुओं के लिए ये नुकसानदायक हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए किसान अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है। कई लोग क्या करते हैं कि फसल उगने से पहले ही खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में उनको हेल्प मिल जाती है। इससे होता क्या है कि जो भी वीड्स हैं या खरपतवार है वो सूख करके फिर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। वीडीसाइड्स यानी कि खरपतवार नाशी, ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिड़काव करने से जो भी वीड्स हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, वो प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। इनका हमें बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये मनुष्य के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जहरीले हो सकते हैं। और इसलिए जब फसल उग जाती है तो जो भी ग्रेन्स हैं उसके, उसको अच्छे तरीके से धुल करके तब फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वीडीसाइड्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल है पिक्लोराम या फिर सिनियाजीन। ये सारे क्या हैं, वीडिंग के एग्जाम्पल्स हैं, वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स को हम हिंदी में कहते हैं कीटनाशक और इनका इस्तेमाल जो है वो इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैलाथियन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए। फंजीसाइड्स यानी कि फफूंद नाशक, और इनको फंजाई जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और कॉपर के सॉल्ट्स। फिर अगला आता है पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स भी जो है वो कीटनाशक होते हैं। इनका फ़ायदा क्या है कि ये बहुत ही जल्दी पेस्ट को मार देते हैं। ये इनको रखना और इनका इस्तेमाल बहुत ही आसान होता है। मार्केट में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाते हैं, जिनसे कि हम काफ़ी सारे पेस्ट क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है। क्या डिसएडवांटेज है कि हम बार बार जब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो पेस्ट है यानी कि कीट है वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके इससे रेजिस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि फिर उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। ये वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी अगल बगल की वाइल्ड लाइफ है उस पर भी असर पड़ेगा। ये मिट्टी में मिल करके फिर रिवर या लेक में जा सकता है और पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। ऑल्सो अगर अच्छे से क्रॉप्स को धोया नहीं जाएगा तो ये फूड चेन में एंटर करेगा और फिर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये टॉक्सिक होता है तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये फल के या सब्जी के थ्रू हमारी बॉडी में जा सकता है और इसीलिए हमें खाने से पहले फलों को प्रॉपर तरीके से धुल लेना चाहिए। फिर अगला है रोडेंटिसाइड्स यानी कि कृंतकनाशी। इसका एग्जाम्पल जो है हम लेंगे जिंक फॉस्फाइड या फिर एट्राजीन, और इसका इस्तेमाल रोडेंट्स को यानी कि रैट्स को या माइसेस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। फसल की कटाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है। फसल जब प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाती है फिर उसको काटना
मतलब उसको काट के स्टोर करना रहता है, तो इसको हम कटाई या हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को जड़ से खींचकर उखाड़ लिया जाता है या फिर उसे जमीन के पास से काट लिया जाता है। एक फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अगर जो फार्म्स हैं, खेत हैं, वो छोटे हैं तो हार्वेस्टिंग को हम हाथ से भी कर सकते हैं सिकल के मदद से। लेकिन अगर बड़े फार्म्स हैं तो ये दिक्कत हो जाती है, और इसलिए फिर हम वहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दोनों मदद करता है, हार्वेस्टिंग में भी और थ्रेशिंग में भी। अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे 7th पॉइंट, वो है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग को हिंदी में दौरी या मड़ाई कहते हैं, और विनोइंग को हिंदी में कहते हैं फटकना। थ्रेशिंग यानी कि दौरी या मड़ाई, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो ग्रेन होता है उसको जो इनएडिबल चाफ होता है उससे अलग किया जाता है। यानी कि जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ है, जो दाने हैं, उसको, जो पौधा है उससे अलग किया जाता है। इसको करने के लिए जो थ्रेशिंग है उसको कैसे किया जाता है, ग्रेन को मतलब एक प्रॉपर फ्लोर पे रखा जाता है वो सारे प्लांट्स को, और फिर उसको डंडे से, बड़े से डंडे, लंबे लंबे डंडे होते हैं, उनसे फिर बार बार उस पर क्या किया जाता है, इम्पैक्ट डाला जाता है, जो भी फसल है उसको बार बार डंडे से पीटा जाता है, और इस प्रोसेस में जो दाना है वो अलग हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि हम चाफ कहते हैं वो अलग हो जाता है। एक और पारंपरिक तरीका है जिसमें कि क्या किया जाता है कि जो भी हार्वेस्टेड मटेरियल है उसको एक बहुत ही कड़े से सरफेस पे, यानी कि एक ठोस सरफेस पे रखा जाता है, और फिर उसके बाद जो फार्म एनिमल्स हैं जैसे कि कैटल या फिर डंकी, उसके चारों तरफ सर्कल पे क्या करते हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं। हालांकि मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड है, और अभी जो मॉडर्न मेथड है तो जहाँ पे भी हम अब देखेंगे वहाँ पे हम कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल देखेंगे जिससे कि थ्रेशिंग होती है। अगला प्रोसेस है विनोइंग। विनोइंग जो है वो ग्रेन को चाफ से अलग करने का मेथड है, और ये कैसे किया जाता है, जो मिक्सचर है उसको एयर में एक विनोइंग फैन होता है उसके सामने इसको रखा जाता है, तो जिसका चाफ होता है ऐसे उड़ता है जब चाफ, तो वो हल्का होता है तो वो दूर चला जाता है हवा के थ्रू, और जो दाने हैं, हेवियर ग्रेन्स हैं, वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, जिसको कि बाद में उठा लिया जाता है, कलेक्ट करके फिर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है स्टोरेज या भंडारण। भंडारण जो है वो उत्पाद का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि अच्छे से उसको जो भी फसल है उसको नहीं स्टोर किया जाएगा तो उन्हें नमी लग सकती है, या फिर कीट, चूहे और जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छे से क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। किसान अपनी फसल का जो भंडारण है वो जूट के बोरे में करता है, या फिर बड़े बड़े जो मेटल के बर्तन होते हैं उनमें करता है। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे इनको स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेन साइलोज यानी कि अनाज साइलोज की ज़रूरत पड़ती है। ये भंडार गृहों में होते हैं मतलब। तो ग्रेन साइलोज क्या होते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइंड बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रेन है उसको स्टोर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फसल को रखा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए बारिश हो गई तो उस सीजन में क्रॉप नहीं ग्रो कर पाया अच्छे से, तो जो पहले का स्टॉक होता है जिसका कि फिर हम इस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हमने रिजर्व करके रखा होता है इस टाइम के लिए, उसको हम बफर स्टॉक यानी कि सुरक्षित भंडार कहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं पशुपालन। जिस तरीके से पौधे हमें खाने का खाद्य पदार्थ देते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे जो जानवर हैं उनसे भी हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं। समुद्र के तट पर रहने वाले जो लोग हैं समुद्र के किनारे, उन लोगों के लिए मेन कोर्स क्या होता है, मेन फूड मछली होती है। तो हमने पढ़ा है अभी तक कि किस तरीके से पौधों से जो हमें खाना मिलता है, वो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, क्या क्या उसका स्टेप है। इसी तरह से घर में या फिर फार्म पर पालने वाले जो पालतू पशु हैं वो हमें जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो देते हैं खाने के लिए। तो उनका उचित देखभाल करना, उनको प्रॉपर भोजन देना, रहने वाला जगह देना, और उनको एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। जब इसी को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी कि द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक
फॉर फूड एंड अदर पर्पजेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जानवरों को ख्याल रखना इस तरीके से कि वो क्या हों, अच्छे से रह सके, ताकि हमें जो भी उनसे जो भी प्रोडक्ट चाहिए, एनिमल प्रोडक्ट, वो हम ले सकें। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ऐसे जानवर जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। डेयरी एनिमल्स, जिनसे कि हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट। मीट यील्डिंग एनिमल्स, जिनसे कि हमें मीट मिलता है, जैसे कि फिश हो गया, गोट हो गया। एग यील्डिंग एनिमल्स, जैसे कि हेन, डक। वुल यील्डिंग एनिमल्स, जैसे कि शीप हो गई, कैमल हो गया, गोट हो गया। फिर हनी यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि जिससे शहद मिलती है, तो हनी बी। या फिर इसी तरीके से एक और मतलब पर्ल यील्डिंग एनिमल है, जैसे कि ओइस्टर, जिससे कि हमें पर्ल मिलता है। या फिर सिल्क यील्डिंग एनिमल, जो कि हमें सिल्क देता है, क्या, सिल्क वर्म। तो ये सारे क्या हैं, एक जो फायदेमंद जानवर है हमारे लिए, उनके एग्जाम्पल्स हैं। ड्राउट एनिमल्स। ड्राउट एनिमल्स उन जानवरों को कहा जाता है जो कि प्लॉइंग के लिए, यानी कि जुताई के लिए, जो खेत होता है वहाँ पे जुताई के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर भार को उठाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, डंकी हो गया, हॉर्स, बफेलो, कैमल। ये सारे जानवर जो है उनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर फार्म वर्क के लिए, यानी खेती में प्लॉइंग और थ्रेशिंग के लिए किया जाता है। इन जानवरों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। अगर ये मान लीजिए इनकी तबीयत खराब हो जाती है, या ये साफ नहीं है, क्लीन नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो ये ह्यूमन बींग्स में भी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन था। फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। अगली टर्न पे हम सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।